दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग जारी है। मीटिंग में महाराष्ट्र की सियासत पर बातचीत हो रही है। शिवसेना को हिमायत देने के मामले पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। एनसीपी सरबराह शरद पवार कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में साबिक वजीर आर रोशन बेग को बीजेपी में शामिल न किए जाने पर मिले-जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में मुस्लिम सियासी लीडरों और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि बीजेपी में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में 17 नाअहल एमएलएज के साथ रोशन बेग ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी हुकूमत की तायद की थी, लेकिन बीजेपी ने रोशन बेग को न ही पार्टी में शामिल किया और न ही उन्हें टिकट दिया। बीजेपी किसको टिकट देती है या किसको नहीं देती, ये बीजेपी पे छोड़ा गया है। हाँ, रोशन बेग साहब को बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट लेकर वो शिवाजी नगर हल्के से लड़ें, और उन्होंने बहुत अपील भी की थी कि नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से हाथ मिला लें, और पिछले इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी को बहुत मदद भी की थी। इसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी में अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए, औरतों के लिए कहाँ जगह है। यहाँ से अचानक से आए हुए हैं। आने से पहले ही ये डिस्क्वालिफिकेशन का ये आने से पहले ही ईश्वरप्पा का एक स्टेटमेंट क्या आया था, अगर जो कुछ भी आना है तो क्या बन के आना है, एक हमारा गेट कीपर बन के आना है, ऐसे ही से उसे मेंबरशिप दे के टिकट नहीं देंगे। तो उनका स्टेटमेंट उनके ऊपर बरकरार था। दूसरा, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि आईएमए के स्कैम के अंदर इनका है बोलकर, वो फैक्टर होगा, शायद उन्होंने उसे कंसिडर किया हुआ। एक्चुअली माइनॉरिटी लीडर्स को चाहिए होता है कि कौन सी पार्टी में जाना, ये पहले सोचना था। इसके पहले ही हम लोग अगर सोच के ये पार्टी में जाएंगे उनका मंशा लिए बगैर, ये गलत है। पहले उनका मंशा लेना चाहिए था कि कौन सी पार्टी में जाए। अब माइनॉरिटी पार्टी ही नहीं है वो। बीजेपी इज नॉट अ माइनॉरिटी पार्टी नाउ। महाराष्ट्र में जल्द ही नई हुकूमत तश्कील पाएगी। एनसीपी सरबराह शरद पवार का कहना है रियासत में मुस्तहकम हुकूमत तश्कील पाएगी और वस्त मुद्दत चुनाव का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुश्तरका हुकूमत अपनी 5 साल मयाद पूरी करेगी। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के लीडरों ने आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का वक्त मांगा है। तीनों पार्टियों की आज भी मीटिंग हो सकती है। कभी बीजेपी की हलीफ रही शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना में बीजेपी की नुक्ताचीनी की है। सामना की इदारिया में रियासत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बीजेपी के तर्ज अमल को तनकीद का निशाना बनाया गया। इदारिये के मुताबिक बीजेपी खुद को महाराष्ट्र और मुल्क का मालिक तस्वुर कर रही है। ये नफ्सियात बीजेपी की सेहत के लिए मुज़र है। इदारिये के मुताबिक रियासत में हुकूमत साजी की राह हमवार होती देखकर बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है और उल जलूल बयानबाजी कर रही है। अब बीजेपी कह रही है कि हुकूमत 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अदद न होने की बात गवर्नर को कह चुके देवेंद्र फडणवीस सदर राज के निफाज के बाद अब सिर्फ हमारी सरकार है, ये किस मुंह से कह रहे हैं। ख्याल रहे कि कल बीजेपी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि 105 रुकन असेंबली पार्टी के पास है और दीगर 14 मुंतखब अरकान उसकी तायद में कर रहे हैं। रियासत में बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी। स्वामी नित्यानंद एक बार फिर तनाज़े में आ गए हैं। नित्यानंद के आश्रम में खिदमात अंजाम देने वाले एक खानदान ने आश्रम पर इल्ज़ाम आयद किया है। खानदान का कहना है कि उनकी 18 साला बेटी को आश्रम में छुपाकर रखा गया है। कर्नाटक का यह खानदान अपनी बेटी के लिए अहमदाबाद के आश्रम पहुंचा था, लेकिन उसे आश्रम में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस की तफ्तीश के बावजूद बच्ची का पता नहीं चल सका है। खानदान का कहना है बच्ची आश्रम से लापता हुई है, जबकि गुमशुदा लड़की ने अपने साथ होने वाले जिस्मानी इस्तेसाल की वीडियो बनाई है और यूट्यूब पर अपलोड किया है। Not here, they are simply telling we don't know. As even if I am hand over my kid for a friend, it is his responsibility. Such a big organization, they are coolly telling she is traveling. I don't know where she has traveled. How come they say? For me, this is situation. स्वामी नित्यानंद जी का परिवार में बहुत कुछ अंदर चल रहा है. It is very serious. दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर वो लोग है.
I am asking a request. How come my child is missing? How come such a big school my child can be missed? राम रहीम के आश्रम में हरियाणा में 400 साधुओं को नामर्द बनाने के मामले में पंचकुला सीबीआई अदालत में आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में रोहतक के जिला जेल में बंद राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। अंबाला सेंट्रल जेल से हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया था। दीगर मुलजिमीन को भी कोर्ट में पेश किया गया था। सबरीमाला मंदिर के दरवाजे दर्शन के लिए आज शाम खुल जाएंगे। हर उम्र की खवातीन दर्शन कर सकेंगी, ताहम सरकार की जानिब से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा। केरल हुकूमत ने दर्शन के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों सबरीमाला मंदिर में हर उम्र के खवातीन के दाखिले के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत हुई थी। आईनी बेंच ने इस मामले को 7 रुकनी वसी तर बेंच के हवाले कर दिया था। बिहार के जिला मोतिहारी में एक हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं और 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या सगाउली में पेश आया है, जहां एक गैर सरकारी तंजीम के किचन में धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि ये धमाका बॉयलर के फट जाने से हुआ है। हादसे में जख्मी हुए अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मध्याह्न भोजन के किसी ठेकेदार ने टेंडर ले रखा है मध्याह्न भोजन बनाने का, तो वहीं पे भोजन बन रहा था। उसमें बहुत सारे वर्कर हैं जो कि जीवधारा के हैं, वही लोग सब वहाँ पे खाना बनाते थे और वो खाना विभिन्न विद्यालयों में सप्लाई जाता था। तो उन्होंने अपने स्टॉक के लिए एक बड़ा सिलेंडर नहीं रखे बल्कि एक बड़ा लोहा का टैंक बना रखा था। वहीं टैंक ने ब्लास्ट किया लगभग 4:30 बजे के आसपास। अभी अर्ली दी मॉर्निंग कुछ खाना बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे ब्लास्ट हो गया सिलेंडर, जिस कारण से बहुत से लोग कैजुअलिटी हैं। स्टार्ट कर तो रही है धान दाने जाए तो ले आवाज़ कोई लोग हम छोड़ के भगनी है। ट्रैक्टर देखी का कंडीशन में तो आज ट्रैक्टर ही ना रही तो हम घर भर के सब बहुत लोग मर गए। उड़ीसा के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली निसाबी किताब में महात्मा गांधी के कत्ल को हादसा बताया गया है। किताब में लिखा गया कि महात्मा गांधी की मौत 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में अचानक किसी हादसे के सबब हुई, जिसके बाद से भुवनेश्वर में तनाज़ा खड़ा हो गया। सियासी पार्टियों ने वज़ीर आला नवीन पटनायक से माफ़ी मांगने और फौरी तौर पर इस गलती को सुधारने के लिए कहा है। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि या तो वज़ीर आला पटनायक इस मामले में माफ़ी मांगे और या फिर इस्तीफ़ा दे दें। बढ़ते तनाज़े को देखते हुए रियासती हुकूमत ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। बीजेपी और बीजेडी जो भाई भाई होकर अछंती तार जो विभिन्न प्रमाण दिखाई से नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को हत्या करथिला बोली लिखा जाए नहीं। अतएव जदि सेटा को से ग्रहण करुछंती, किछि लोक तो ताको भगवान बोलिक मूर्ति तैयारी कलेनी, मंदिर तैयारी कलेनी। वर्तमान ओडिशा सरकार तांकर मूर्ति स्थापन करिया पई जागार बंदोबस्त करिवे कि? माननीय नरसिंह मिश्र कथारे दिरुक्ति करू नहीं, किंतु मु जहाँ पढ़ी जो बही छपा जाइछि से छापिबारे एक बिंदु हिसाब से वर्णना कराई। जेतेबेले बिंदु हिसाब से वर्णना कराई सेतेबेले एलाबोरेटली बा विस्तृत भाव में अमुक तारीख दिन महात्मा गांधी को देहांत होता, अमुक तारीख दिन महात्मा गांधी को हत्या कराइला, अमुक तारीख दिन महात्मा गांधी को आकस्मिक गुलिकांड होता। यार अर्थ ये कथा को डाइवर्ट करने, ये कथा को गृह हल्का करदेवाई विभिन्न प्रसंग उत्थापित कराऊँगी। ये डेलीबरेटली होउची। सरकार को गाली देवा ना रे सरकार को मध्य सहयोग करा जाउची। विधानसभा गृह रे आलोचना एवं स्पष्टीकरण सर्वशेष तथ्य पर्यंत जीवा उचित। कौनसी कथा सहसा निंदा प्रस्ताव आनिबा पूर्वरु से संक्रांत रे विभागीय मंत्री ठारू विवृत्ति मो स्पीकर का जरिया रे रखितली एवं स्पीकर मध्य अनुरोध को ग्रहण करिसंती एवं आसंता काली
मंत्री विभागीय मंत्री ए संक्रांत रे विवृत्ति सरकार विवृत्ति रखिया पाई से तांका रूलिंग देइचंती। वज़ीर आला को निसाब की किताब में शाया होने वाली गलत मालूमात पर माजरत करना चाहिए। ये एक नाकाबिल माफ़ी हरकत है। पटनायक को चाहिए कि वो इस बड़ी गलती की जिम्मेदारी कबूल करे, माफ़ी मांगे और फौरी तौर पर निसाबी किताब से वापस लेने की हिदायत जारी करे। ये प्रिंटिंग की गलती हो सकती है। असेंबली में मजम्मती तहरीक मंजूर होने से पहले हुकूमत को इसकी वजाहत करने का मौका मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मज़ाफ़ात में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। तेज़ हवा और धूप की वजह से आज सुबह दिल्ली में आलूदगी की सतह में कदरे कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अवाम का कहना है कि हम आलूदगी से परेशान हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे प्रदूषण के वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों से निकल रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा के निकल रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत जो है वह बच्चों को हो रही है, उम्रदराज लोगों को हो रही है। इसका सीधा असर जो है फेफड़े पे पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल प्रदूषण का लेवल इतना अधिक था कि विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो गई थी, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज चूँकि 16 नवंबर है, आज की अगर बात किया जाए तो आज रात में जो तेज़ हवा चली है उससे यहाँ पर प्रदूषण का लेवल कुछ कम हुआ है और इस समय धूप भी निकल गया है। तो प्रदूषण का लेवल कुछ कम है, विजिबिलिटी पूरी तरह से साफ है, लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वह खतरनाक स्तर जो है उससे पार है। कम से कम यहाँ जो अभी मैं मौसम विभाग के पास हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा है लोगों को जागरूक करने के लिए लगा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना इस समय दिल्ली का। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है अभी भी जो प्रदूषण लेवल है वह 500 से अधिक है, जो खतरनाक स्तर को पार कर गया है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और यही वजह है कि कोर्ट की बात कीजिए, प्रशासन की बात कीजिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कैसे प्रदूषण से निपटा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट ने फिर जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव को बुलाया है कि आखिर जो राज्यों में पराली जलाई जा रही है वो पराली अभी रुकी नहीं है, लगातार पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा हुआ है और आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह स्कूल कैसे जाएं, प्रशासन ने भी स्कूलों को बंद करा रखा है प्रदूषण को देखते हुए। तो यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए। आने वाले समय में कैसे निपटा जाएगा, क्या रोड मैप होगा, यह देखना होगा। फिलहाल लोग परेशान हैं, लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। फ़ज़ाई आलूदगी का लोधी रोड से न्यूज़ 18 नुमाइंदे राजीव ने जायजा लिया, जो कि आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में आम जिंदगी मामूल पर आ रही है। सर्दियों के बावजूद भी दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खुलने लगे हैं। खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों में दोबारा चहल पहल देखी जा रही है। सड़कों पर ट्रैफिक में भी इजाफा हो रहा है और अब श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों पर मिनी बसें चलनी शुरू हो गई हैं। वादी में हालात अब काबू में है, ताहम सियासी लीडरों की गिरफ्तारी भी लगातार जारी है। प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस फिलहाल मुअत्तल है। आज हैदराबाद में बस रोको एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया है। शहर में तमाम बस डिपो पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। बस भवन और बस डिपोज के आसपास 500 मीटर तक 4 लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी रहेगी। आज तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से बस रोको एहतजाज की कॉल दी गई है। JACRTC मुलाजमीन यूनियनों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। JAC गुज़िश्ता 43 दिनों से अपने मुतालबात के हक में हड़ताल कर रहे हैं। मुलाजमीन बुनियादी तौर पर RTC को सरकारी शोबे में जम करने और तनख्वाहें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। RTC की हड़ताल के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम काफ़ी मुतासर है। हुकूमत ने कहा है कि वो किराए की बसें हासिल करने का अमल शुरू करेंगी। हड़ताली RTC मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी की तजवीज़ को रियासत की TRS हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। रियासती हुकूमत ने अदालत में कहा कि ये मसला लेबर कोर्ट का है। ऐसी सूरत में कमेटी के क़याम
की कोई जरूरत नहीं है। आरटीसी हड़ताली मुलाजमीन का मामला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक जानिब हुकूमत और दूसरी जानिब हड़ताली मुलाजमीन अपने मुतालिबे पर अटल हैं। हाईकोर्ट ने भी मसाइल के हल के लिए दोनों फरीकीन से बातचीत करने पर जोर दिया। बावजूद इसके मसाइल हल होते नजर नहीं आ रहे हैं। मुलाजमीन की हड़ताल और कारपोरेशन की निस्फ बसों को खानगियाने के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्तों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि 1947 सनतों के कानून के मुताबिक आईडी एक्ट के तहत तमाम मुलाजमीन को कानून का पाबंद होना चाहिए, लेकिन आरटीसी के मुलाजमीन इस कानून पर अमल करने से कासिर हैं। वाज़ेह रहे कि हड़ताल के बाद से अब तक आरटीसी के तकरीबन 27 मुलाजमीन की मौत हो चुकी है। एडवोकेट जनरल ने फिर एक मरतबा अदालत को वाकिफ करवाया कि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। उन्होंने साल 2015 में रियासती हुकूमत की जानिब से इस्मा कानून के निफाज के सिलसिले में जारी करदा जीवो नंबर 9 का भी तस्करा किया। साथ ही एडवोकेट जनरल ने अदालत को वाकिफ करवाया कि सेक्शन 68 के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इस्मा कानून के दायरे में आते हैं। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के सेक्शन 3 के मुताबिक आरटीसी की तश्कील अमल में लाई गई। एडवोकेट जनरल ने सेक्शन 47 का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना आरटीसी की तश्कील के लिए मरकजी हुकूमत की इजाज़त लाजमी नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट और रियासती हुकूमत को इख्तियारात हासिल हैं। फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने इस मुकदमे की अगली समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हापुड़ जिले में गैरकानूनी कब्जा हटाने के लिए अफसरों ने अजीब और गरीब हरकत की है। हापुड़ सब्जी मंडी पर ये अफसरान गैरकानूनी कब्जा हटाने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी सब्जी की दुकानों पर चढ़ा दी और सब्जियों को कुचल डाला। बेचारे गरीब दुकानदारों के पास खड़े होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक तरफ अवाम महंगी सब्जियों की मार झेल रही है और दूसरी जानिब अफसरों को उसकी कोई परवाह नहीं है। अफसरों की इस करतूत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस के जवान ने 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई। उसने किसी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए नहीं किया, बल्कि ट्रांसफर से नाराज था और उसने अपनी नाराजगी का इजहार दौड़ की शक्ल में किया। 60 किलोमीटर दौड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 40 किलोमीटर पर ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हुक्म नहीं मानने को लेकर सुर्खियों में था ये नौजवान। सीनियर अफसरान के खिलाफ भी उसने बयानबाजी की थी। मैं पूरे देश भर में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोगों को नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए, महिलाओं के सम्मान करने के लिए और कानून की जानकारी के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए लोगों में एक संदेश देना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अपने रिटायरमेंट से पहले रंजन गोगोई ने कई तारीखी फैसले किए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से फैसले हैं जिसके असरात मुरतब होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर रंजन गोगोई ने कई तारीखी फैसले किए। इन फैसलों के दूर असरात मुरतब होंगे। इन तारीखी फैसलों में अयोध्या तनाज़े का फैसला काफी अहमियत रखता है। 9 नवंबर को सीजीआई की सदारत वाली बेंच के फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी मुतनाज़ जमीन रामलला को दे दी। मंदिर की तामीर के लिए मरकज को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने को कहा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म दिया। अयोध्या तनाज़े का फैसला करने वाले रंजन गोगोई ने सबरीमाला मंदिर में ख्वातीन के दाखिले वाले हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर भी फैसला किया। इसमें सीजीआई रंजन गोगोई की सदारत में 5 जजों की बेंच ने 14 नवंबर को 7 जजों की बेंच के हवाले किया मामला। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक पिछला फैसला बरकरार रहेगा। पिछले फैसले में मंदिर में ख्वातीन को दाखिले की इजाजत दी गई थी। अयोध्या और सबरीमाला की तरह रफाल सौदे के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर भी कोर्ट ने फैसला सुनाया। नजरसानी की अर्जियों को खारिज किया। सौदे की जांच की जरूरत नहीं।
रफाल सौदे पर कोर्ट के फैसले के गलत तशरीह करने पर सीजेआई रंजन गोगोई ने राहुल गांधी को मतनब्बे भी किया। ख्याल है कि राहुल गांधी ने इंतखाबी तशरीह के दौरान रफाल मामले को इंतहाई शद्दोमत से उठाया था और राहुल ने कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी कबूल की। राहुल गांधी के खिलाफ हत्या इज्जत का मामला खत्म कर दिया। मीनाक्षी लेखी ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा सीजेआई रंजन गोगोई ने आरटीआई को लेकर एक और तारीखी फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा सीजेआई का दफ्तर पब्लिक अथॉरिटी है और अब सीजेआई का दफ्तर भी आरटीआई के तहत आता है। इसमें कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रेलवे सफर के दौरान आईआरसीटीसी के खाने पर बढ़ने वाली इजाफी कीमत का असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। आईआरसीटीसी की दरख्वास्त पर वजारत रेलवे ने खाने की कीमतों में 3 से 9% तक इजाफे का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बढ़ती हुई कीमतें राजधानी, शताब्दी दुरांतो समेत तमाम मील और एक्सप्रेस ट्रेनों पर मार्च 2020 से लागू होंगी। हमारी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें जो ऑन बोर्ड कैटरिंग होता है उसके चार्जेस में ये पीरियोडिक रिव्यू हम करने जा रहे हैं। सारे इंडियन रेलवेज में सभी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो ऑन बोर्ड खाना मिलता है उसमें हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड मील हैं उनमें बदलाव किया, उसमें मेनू में भी बदलाव किया है और टैरिफ में भी हमने बदलाव किया है। अब इसमें करीब 3 से लेकर 9% का बढ़ोतरी हमने की है और जो यात्री किराया मतलब मील्स बुक नहीं करते, अपने टिकट को बुक करते समय, उनको किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग सिर्फ मील्स लेना चाहते हैं उनको ही ये बढ़ोतरी आएगी। असर बहुत बुरा पड़ेगा क्योंकि गरीब बंदा है जो है, उसके पास पैसा ही नहीं है इस टाइम, तो असर तो बहुत बुरा पड़ेगा। मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आम आदमी जैसे कोई खुद का बजट लेके चलता है कि कैसे अफोर्ड कर पाएगा, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। श्रीलंका में आज सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन में इस बार 35 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन एसएलपीपी के उम्मीदवार साबिक वजीर दिफा गोटाबाया राजापक्षा और प्रेमादासा के बीच असल टक्कर है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दोनों उम्मीदवारों में से ही एक मुल्क का सदर बनेगा। इस बीच श्रीलंका के शुमाल मगरिब के एक इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों ने मुसलमान वोटरों के काफिले पर हमला किया। पुलिस ने इस खबर की तस्दीक की है। पुलिस ने कहा कि कुछ बसें मुस्लिम वोटरों को पोलिंग स्टेशन ले जा रही थी, जिन पर नामालूम हमलावरों ने गोलियां और पत्थर चलाए। किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।